भू संसाधन। भू संसाधन का अर्थ है भूमि पर पाए जाने वाले संसाधन जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव जीवन, परिवहन एवं संचार सेवाएं, यहाँ तक कि सभी आर्थिक गतिविधियां भी भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग भी योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए। भारत में कुल भूमि का 43% भाग मैदान, 30% भाग पर्वत तथा 27% हिस्सा पठार हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी आप 2 वृत्त चित्र देख रहे हैं, जिसमें 1960-61 तथा 2014-15 का सामान्य भू उपयोग दिखाया गया है और इस चित्र का स्रोत है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस चित्र में भू संसाधनों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया, यह दर्शाया गया है। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया है। 1. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें वह भूमि आ जाती है जो या तो बंजर है या गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई है, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग इत्यादि। परती भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि जैसे चारागाह या विविध वृक्षों, वृक्ष फलों या उपवनों के अधीन आती हुई भूमि, या वह भूमि जो कृषि योग्य तो है परंतु 5 से अधिक वर्षों से उसमें खेती नहीं की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं परती भूमि। परती भूमि क्या है? परती भूमि वह भूमि है जो कृषि के योग्य तो है परंतु उसमें कृषि ना करके उसे खाली छोड़ दिया गया है। तो इसमें वर्तमान परती भूमि का अर्थ है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में कृषि ना की गई हो, और दूसरी है पुरातन परती भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो। फिर आप देख सकते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब यदि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है सकल कृषित क्षेत्र। इन वृत्त चित्रों को देखकर आप यह बताएं कि 1960-61 की अपेक्षा 2014-15 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा वनों में बहुत सीमित बढ़त क्यों हुई है। यह भी जानने की कोशिश करें कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि का प्रतिशत कम क्यों हुआ है। एक और प्रश्न, हमारे देश में पशुधन की बड़ी संख्या है परंतु चारागाह के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भूमि की प्रतिशत कम हुई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप की। किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं, यह निर्भर करता है कि वहां भू आकृति कैसी है, अर्थात वह पहाड़ी, मैदानी या पठारी कैसा क्षेत्र है। वहां की जलवायु कैसी है, क्या बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी पड़ती है, क्या बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां की मृदा किस प्रकार की है। भारत में सभी क्षेत्रों में मृदा भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में मानवीय कारक कैसे हैं, तो यह सब कारक मिलके इस बात को डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। एक लंबे समय तक भूमि का अति प्रयोग किया गया
तथा भूमि संरक्षण और प्रबंधन के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे भूमि पर मिलने वाले संसाधनों का निम्नीकरण हो गया। यदि आपको याद हो तो हमने बात की थी कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों का मृदा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि का उपयोग, जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल से हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है, लेकिन हमारी बिना सोचे समझे की गई गतिविधियों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार हैं? सबसे पहले है वनों की कटाई। वृक्षों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं और पत्ते भूमि में मिलकर भूमि को उर्वर बनाते हैं। तो जब वृक्ष कटते हैं, मृदा अपरदन के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। जिन क्षेत्रों में पशुचारण अधिक होता है, वहां पर भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इसके साथ साथ जब खदानों से जैसे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि निकाला जाता है, तो खनन वाले क्षेत्र को मलबे और कचरे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से भूमि प्रदूषित हो जाती है और इसका निम्नीकरण हो जाता है। भूमि को ज्यादा सिंचित करने से भी मृदा में लवणीयता और क्षारता बढ़ जाती है। उद्योगों से जो जल निकास होता है, उसमें कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हमें भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाना है तो क्या करना होगा? हमें वृक्ष लगाने हैं, क्योंकि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए यह जरूरी है कि वहां का 33% क्षेत्रफल वन हो। चारागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा। पेड़ों की रक्षक मेखला अर्थात शेल्टर बेल्ट्स बनानी होंगी और बंजर भूमि का प्रबंधन भी करना होगा। आवश्यकता से अधिक खनन पर भी नियंत्रण करना जरूरी है और औद्योगिक जल को उपचार अर्थात ट्रीटमेंट के बाद ही विसर्जित करना है, ताकि भूमि और जल प्रदूषण को कम किया जा सके। अभी हमने बात की भू संसाधनों की। आपके विचार में उद्योगों से निकलने वाले जल से भूमि को क्या नुकसान हो सकता है और क्या इसका कोई हल है? इस बात पर विचार करें और अपने माता पिता या अध्यापक के साथ चर्चा करें। अब बात करेंगे मृदा संसाधनों की। जिस मिट्टी में हम बीज बोते हैं, पेड़ पौधों का विकास होता है, वह मिट्टी बनती कैसे है? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी ही धीरे होती है। मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर गहरी परत बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। इस चित्र में मृदा परिच्छेदिका को दिखाया गया है। यह आधार चट्टान है जिससे मिट्टी का जनन होता है। दूसरी स्थिति है जब आधार चट्टान का अपक्षय शुरू हो जाता है। यह अपक्षय प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी इत्यादि कई कारणों से होता रहता है। तीसरा स्तर है जब उपमृदा तैयार हो जाती है, जिसमें बालू, सिल्ट व मृतिका या ह्यूमस होती है। ह्यूमस या मृतिका क्या है? यह वे पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के विघटन से बनते हैं तथा मिट्टी का अंग बन जाते हैं। और यह स्तर है मिट्टी की बनने का आखिरी स्तर,
जिसमें मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। मिट्टी या मृदा की विशेषता क्या होगी, यह मुख्यतः निर्भर करती है कि मृदा का जनन किस प्रकार की चट्टान अर्थात आग्नेय, कायांतरित या अवशैली में से हुआ है।